अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताएं मेरी आवाज़ आ रही है? कैन यू हियर मी? प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। कैन यू हियर मी? अस्सलाम वालेकुम। कैन यू हियर मी? मेरी आवाज़ आ रही है सबको? प्लीज़ कमेंट्स में बताएं कि मेरी आवाज़ आ रही है सबको? अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, मेरी आवाज़ आ रही है। कमेंट में आपने बता दिया। ओके, थोड़ा सा सब आ जाएं तो फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Let me introduce myself. This is me, Dr. Halima Sadia, and I am graduated from Gulab Devi Hospital, Lahore. And nowadays, I am working as a head in HPA Lahore, and I'm also head of HPA Internship Head Project. So, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लांटर फिशियटिस। ठीक है, प्लांटर फिशियटिस को जानने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि प्लांटर फेशिया क्या है। ठीक, तो प्लांटर फेशिया इज द कनेक्टिव टिश्यू, थिक कनेक्टिव टिश्यू विच सपोर्ट द बॉटम ऑफ फुट। ठीक है, लाइक इफ यू कंसीडर इट माई फुट, देन दिस इज द मीडियल ट्यूब्रोसिटी प्रोसेस। यहाँ से जो है आपका मेटाटार्सल तक आपका जो अटैच हुआ होता है, इसको कहते हैं हम लोग प्लांटर फेशिया। ठीक है, दिस इज़ द अटैचमेंट। अब इसका फंक्शन क्या है कि ये एक हमारी जो डायनामिक जो हमारी गेट है हमारी, उसको जो है ये सपोर्ट करता है। डायनामिक फंक्शन इसमें जो है वो प्ले करता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें अब कि प्लांटर फिशियटिस क्या होता है। ठीक है, इट इज़ अ पेनफुल कंडीशन। अब आपको पता है कि प्लांटर फिशियटिस जो है टिस जो है वो शो करता है इन्फ्लामेशन को। ठीक है, तो ये जो इसमें जो प्लांटर फिशियटिस है इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है हमारे पास प्लांटर फेशिया की। ठीक है, तो अगर आप के पास पेशेंट आएगा प्लांटर फेशिया का, तो वो आपको बताएगा कि मुझे पेन है, स्वेलिंग है, और जो है उसको रेडनेस, जो टेम्परेचर है उस एरिया का, लाइक इस एरिया पे हमारे पास होता है। तो ये वाला जो एरिया ना उसमें रेडनेस हो जाएगी, टेम्परेचर इस एरिया का हाई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये प्लांटर फिशियटिस वर्स कैसे हो सकता है। ठीक है, अगर आपको है
पेन हो रही है लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हैं और आपको कोई एक्सरसाइज वगैरह, या अगर आप कोई एक्सरसाइज कर लेते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग है वो कर लेते हैं, तो वो उसकी पेन जो है वो स्वेयर हो जाएगी। ठीक है, कॉजेज़ क्या है इसकी कि प्लांटर fasciitis क्यों होता है? जब अब आप लेडीज़ हैं जो लेडीज़, आपको मोस्टली आपको पता है कि हाई हील्स यूज़ करती हैं। तो हाई हील्स की वज़ह से जो है उनका जो है प्लांटर fasciitis पे यहाँ पे लाइक इट कंसीडर इट फूड। ठीक है? तो यहाँ पे जो है प्रेशर आता है आपका, यहाँ पे स्ट्रेस आता है, तो यहाँ पे आपको टियर स्ट्रेचिंग की वज़ह से जो है आपको टियर आ सकता है। ठीक है? तो क्या है कि कॉजेज़ में जब आप स्ट्रेस करते हैं या रिपिटेटिव स्ट्रेचिंग की वजह से जो है हमारे पास जो है वो प्लांटर fasciitis जो है वो हो सकता है। कैन यू वेट प्लीज़, अज़ान हो रही है। अज़ान हो रही है, प्लीज़ वेट कर लें थोड़ा-सा। वॉइस इज़ ट्रबल। ओके, मैं लाउड हो जाती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। क्या सबको मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही? कुछ लोग कह रहे हैं कि वॉइस डबल है। वॉइस नहीं आ रही मेरी? काइंडली गाइस बताएं मुझे कि मेरी वॉइस नहीं आ रही या डबल आ रही है। अब आवाज़ क्लियर है कि नहीं है? वॉइस इज़ क्लियर और नॉट? हाँ जी, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कॉजेज़ के प्लांटर fasciitis की कॉजेज़ क्या हो सकती हैं। ठीक है, हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारा जो है ये वाला जो टिबियल मीडियल प्रोसेस है कैल्केनियस ट्यूबरोसिटी का, यहाँ पे जब आप कोई स्ट्रेस या उसका आता है तो यहाँ पे आपको प्लांटर fasciitis होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जब आपके इसकी मैं थोड़ी सी आपको पैथोमैकेनिक्स बताने लगी हूँ कि किस किस वजह से जो है हमारे पास प्लांटर fasciitis होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये किस वजह से होता है। ठीक है, ये जो मैं आपको बताने लगी हूँ प्रोसीजर, प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी को कहीं पे समझ नहीं आती तो वो मेरे से वहीं पे पूछ ले, क्योंकि ये थोड़ा सा है समझने वाली चीज़ है। ठीक है, अब हम लोगों को आपको एक कॉज मैं बताऊं कि ये टाइटनेस ऑफ गैस्ट्रोक्लीमियस की वजह से भी हो सकता है। गैस्ट्रोक्लीमियस आपको पता है कि हमारे जो मसल होते हैं, काफ मसल, गैस्ट्रोक्लीमियस और सोलियस हम दोनों कलेक्टिवली कहते हैं काफ मसल्स को कहते हैं। ठीक है, अब ये है कि जो हमारे गेट साइकिल है मिड स्टांस। ठीक है, अब कुछ बच्चों को आई डोंट नो कि यहाँ पे सबको मिड स्टांस क्लियर है कि नहीं, तो इसलिए मैं सबको बताने लगी हूँ ताकि सबको जो है वो जो मैं पॉइंट समझाना चाह रही हूँ वो क्लियर हो। ठीक है, तो लाइक अगर ये आपका फुट है, मिड स्टांस होता है कि आपका जो फुट है वो ग्राउंड के साथ बिल्कुल टच हो। ठीक है, अब मिड स्टांस से आगे हमारी फेस आती है हील ऑफ। ठीक है, तो जब हील ऑफ होगी लाइक दिस हील ऑफ होगी तो हमारे यहाँ पे टोस पे डोर्सी फ्लेक्शन होगी। आप लोग सब अपनी करके देखें। ठीक है, आप लोगों को पता चलेगा कि जब आप मिड स्टांस, जब आपका फुट जो है बिल्कुल टच है बिल्कुल ग्राउंड के साथ, और जब जो है आप करते हैं उसकी हील ऑफ करते हैं, तो आपकी जो है ना यहाँ पे जो एंकल है वहाँ पे डोर्सी फ्लेक्शन होती है और वो होती है 5 डिग्री की। ठीक है, लेकिन जब मैम क्लियर है, ओके, अच्छा मैं कह रही थी कि जब वो डॉर्सी फ्लेक्शन होती है ना, तो जब आपके गैस्ट्रोक्नीमियस और कॉफ मसल टाइट होते हैं, तो क्या होता है कि जो आपकी जो डॉर्सी फ्लेक्शन हो रही है ना 5 डिग्री की, वो कंप्लीट नहीं होती। ठीक है,
और उसके कंप्लीट ना होने की वजह से जो आपकी टिबिया है वो इंटीरियरली ग्लाइड नहीं कर सकती, ठीक है। तो जब आपका जो है वो जो आपकी डोर्सिफ्लेक्शन 5 डिग्री नहीं हो रही, आपका जो है वो जो टीबिया है वो इंटीरियरली ग्लाइड नहीं कर रहा, तो क्योंकि आपके जो मसल हैं वो टाइट हैं, तो क्या होगा कि जो आपका सब टेलर ज्वाइंट होता है, कि जो आपकी कैल्केनियस मीन्स ये कैल्केनियस बोन है और इसके साथ ही टेलर पड़ी होती है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में जो ज्वाइंट होता है उसको हम कहते हैं सब टेलर ज्वाइंट, ठीक है। तो अब मैं आपको ज़रा इस तरह समझाने लगी हूँ, आई होप सो कि मैं आपको सही तरीके से समझा सकूँ। लाइक दिस, अगर आपका ये आपकी हील है, ठीक है, तो आपका ये मीडियल है, तो आपका इस जहाँ पे सबटेलर ज्वाइंट है, तो क्या होता है कि जब आपका गैस्ट्रोकिनीमियस जो मसल टाइट है, तो उसकी वजह से उसको कंपनसेट करने के लिए सबटेलर ज्वाइंट जो है प्रोनेशन में चला जाता है, ठीक है। मीन्स कि आपका जो फुट है वो इवर्यन में चला जाता है, ठीक है। फुट आपका जो आपके जो टोज होते हैं वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं, ठीक है। आपकी जो है वो उसका इवर्जन हो जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट सबको क्लियर है? पॉइंट सबको क्लियर है? मैंने ये कहा है कि अगर आपका मसल गैस्ट्रोक्नीमियस मसल सॉल मसल टाइट होते हैं, तो आपकी डोर्सीफ्लेक्शन जो है, जो आपकी 5 डिग्री की होती है वो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आपकी जो टीबिया है वो इंटीरियरली ग्लाइड नहीं कर पाती। जब वो ग्लाइड नहीं कर पाती तो उसको कंपनसेट करने के लिए आपका जो है सबटेलर जॉइंट वो प्रोनेटेड हो जाता है, ताकि वो अपनी जो गेट है उसको कंपनसेट कर सके, ठीक है, चलने में। लेकिन उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी वहाँ पे जब प्रोनेशन होती है, कि उसकी वजह से आपके जो प्लांटर फेशिया, जो आपका प्लांटर फेशिया है उसमें जो है आपके स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस की वजह से जो है वो प्लांटर फेशियाटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो कहाँ से बात शुरू हुई कि जो हमारे हैं काफ मसल हैं उनके टाइट होने की वजह से आपको प्लांटर फेशियाटिस हो सकता है, ठीक है। सबको क्लियर है? ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि आप दूसरा है ट्रिपियालिस पोस्टीरियर, जो हमारा मसल होता है डीप मसल, जो हमारी लेग का डीप कंपार्टमेंट है, उसके अगर वो अगर वीक हो तो वो उसका भी यही सेम प्रोसीजर है। उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो सब टेलर ज्वाइंट है वो प्रोनेटेड हो जाता है। जब वो प्रोनेटेड होगा तो आपका सारा स्ट्रेस जो होगा वो प्लांटर फेशिया पे आएगा, और प्लांटर फेशिया पे जब स्ट्रेस आएगा तो प्लांटर फेशियाटिस होने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक वजह। अब हम लोग आते हैं रिस्क फैक्टर की तरफ, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? मैं एक दफ़ा रिवाइज कर दूँ? चलें जी, बाद में करते हैं। रिस्क फैक्टर की मैं बात करने लगी हूँ अब कि क्या रिस्क फैक्टर्स है हमारे पास प्लांटर फेशियाटिस के, जो मतलब वो चीज़ें होने से जो है वो हो सकता है, ठीक है। हमारे पास 7 रिस्क फैक्टर है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है एज, ठीक है। जो एज हमारे पास 40 to 60 ईयर्स के जो हमारे पास लोग होते हैं उनमें प्लांटर फेशियाटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर आप कुछ सर्टेन टाइप ऑफ एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे कि आप कर रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर रहे हैं या बैलेट डांसर कर रहे हैं, तो उसमें भी जो है हमारे पास इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और फुट मैकेनिक्स में कैसे कि अगर आप लोगों की जो फुट की आर्च होती है ना, आपको पता है कि कर्व होती है, ठीक है। जो आपकी फुट की आर्च होती है वो कर्व होती है। जिनकी फुट की आर्च कर्व नहीं होती, जिनके फुट फ्लैट होते हैं, बल्कि मतलब बिल्कुल जो है वो ग्राउंड के साथ अटैच होते हैं, उनकी आर्च नहीं बनती, उनमें भी प्लांटर फेशियाटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और जो है उसके बाद आपके पास 5 पॉइंट्स हैं कि ओबेसिटी, अगर आपका वेट ज़्यादा है, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो क्या होगा कि आपका जो वेट है वो प्लांटर फिशर मतलब आपको पता है कि हमारा जो सारा वेट है बॉडी का वो हमारे लेग्स और हमारे फुट पे वेट बेरिंग है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब आपका वेट ज़्यादा होगा तो आपका जो स्ट्रेस है वो प्लांटर फेशिया पे आएगा, जिसकी वजह से जो है उसमें प्लांटर फेशिया होने के फिशियटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है ऑक्यूपेशन, ठीक है। अगर आपका ऑक्यूपेशन मतलब आप काम ही ऐसा करते हैं कि जिसकी वजह से जो है आपको प्लंटर लॉन्ग डिस्टेंस मतलब अगर कोई गार्ड्स हैं या जो टीचर्स होते हैं उनको काफ़ी देर तक खड़े रहना पड़ता है, ठीक है। तो उनके उस पोजीशन की वजह से जो है ना काफ़ी स्ट्रेस उनके प्लांटर फिशियटिस पे आता है, जिसकी वजह से जो है
आपका जो है प्लांटर fasciitis पे स्ट्रेस, रिपीटेटिव स्ट्रेस आने की वजह से जो है आपको प्लांटर fasciitis होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने शूज ऐसे पहने हुए हैं कि जिनकी जो आर्च है वो स्पॉटिव नहीं है, ठीक है, पुअर आर्च स्पॉट है, तो उसकी वजह से भी जो है प्लांटर fasciitis होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस की बात मैं करने लगी हूँ। कॉम्प्लिकेशंस क्या है कि कॉम्प्लिकेशंस कैसे बढ़ जाती हैं प्लांटर fasciitis की। तो ये है कि जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, मोस्टली हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो क्रॉनिक कंडीशन में आते हैं, ठीक है। क्रॉनिक कंडीशन में ऐसे आते हैं कि जो वो पेन होती है उनको, वो घर में कोई पेन किलर ले लेते हैं या इस तरह का कोई ट्रीटमेंट कर लेते हैं कि भाई हमें आराम आ जाएगा, लेकिन जब वो रेपिटेटिव, अगर वो काम भी, उनकी रूटीन भी ऐसी है कि उनको स्ट्रेस आ रहा है और वो जो है वो ट्रीटमेंट भी प्रॉपरली नहीं करवा रहे, तो क्या होता है कि आपका जो जब स्ट्रेस आता है तो वो आपकी जो कंडीशंस है ना, जब वो डेज बाय डेज वो बढ़ती जाती है, तो वो आपकी कंडीशन क्यूट से जो है वो क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। क्यूट से क्रॉनिक में जब हमारे पास पेशेंट आता है ना, तो वो उसके पास बहुत सी वो डिस्टर्बेंस, मतलब उसकी गेट जो होती है वो टोटली चेंज हो चुकी होती है, क्योंकि वो जो है बिल्कुल कर रहा होता है कि अपनी पेन को कंपनसेट करने के लिए जो है वो उसने अपनी गेट को चेंज कर लिया होता है, ठीक है। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में टू मेन थिंग है, ठीक है। वन थिंग इज मेडिकल हिस्ट्री एंड सेकंड इज फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। मेडिकल, ये अब फिजियोथेरापिस्ट पे डिपेंड करता है कि वो अपने पेशेंट को किस तरह डील कर रहा है, ठीक है। मेडिकल हिस्ट्री में आप उसकी टोटली हिस्ट्री लोगे कि आपने उसको कोई सर्जरी तो नहीं हुई उसकी, या उसकी कोई इंजरी वगैरह तो नहीं हुई जिसकी वजह से जो है वो उसको इस वाले हील वाले एरिया में पेन हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद ये है कि आपके पास पेशेंट आता है पेन के साथ, ठीक है। तो पेन आपने देखनी है कि वो पेन किस तरह की है, वो रेडिएट कर रही है या लोकलाइज है, क्योंकि जो पेन रेडिएट करती है वो नर्व की हमेशा पेन होती है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो पेन होती है वो हमेशा जो रेडिएट करती है वो नर्व से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो जो प्लांटर fasciitis का आपके पास पेशेंट आएगा वो जो है आपके पास लोकलाइज पेन के साथ आएगा, टेंडरनेस के साथ आएगा, ठीक है। और इसको हम मजीद प्लांटर fasciitis को लोकलाइज मतलब डिफ्रेंशिएट करने के लिए दूसरी डिजीज से हम लोग जो है एक्सरे और एमआरआई भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो एक्सरे में आप ये भी देख सकते हैं कि उसको कोई स्ट्रेस फ्रैक्चर तो नहीं है, कोई स्ट्रेस फ्रैक्चर की वजह से उसको हो सकता है, फिर उसके अलावा कोई जो है उस कोई बोन्स पड़ रहा है, ठीक है, तो वो हम उसको सर्जरी रिमूव जो है उसको कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आप एमआरआई में देख सकते हो कि कोई सॉफ्ट टिश्यू की कोई जो है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से उसको हो रहा है। सबको आवाज आ रही है मेरी? काइंडली बता दें मुझे। आवाज आ रही है ना मेरी? डबल तो नहीं हो रही अब? अच्छा, अब ये है कि अब हम जा रहे हैं मेन पॉइंट पे, ठीक है। ट्रीटमेंट, ठीक है। मैंने आपको बताया कि दो कंडीशंस हैं, एक एक्यूट और एक क्रॉनिक, ठीक है। एक्यूट का ट्रीटमेंट अलहदा है और क्रॉनिक कंडीशन का ट्रीटमेंट अलहदा है, ठीक है। जो एक्यूट कंडीशन होती है उसमें क्या होता है कि आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं। अब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट क्या होता है? कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ये होता है कि आपके पास जो है पेशेंट अपना घर में ही ट्रीटमेंट कर सकता है। वो क्या कर सकता है कि वो आइसिंग कर सकता है, वो जो है क्या नाम है, रेस्ट कर सकता है, ठीक है। हम लोग अगर उसको पेन ज़्यादा है तो आप उसको कोई पेन किलर भी दे सकते हैं। तो अगर आपका पेशेंट एक्यूट कंडीशन में है तो वो जो है अगर वो रेस्ट करता है, आइसिंग करता है, तो उससे भी जो है वो उसको पेन रिलीफ हो सकता है, ठीक है। तो ये हैं चीज़ें, लेकिन ये है कि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो मोस्टली क्रॉनिक कंडीशन में ही आते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट। अब हमारे पास पेशेंट आया और हमने उसका ट्रीटमेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है इलेक्ट्रोथेरेपी। इलेक्ट्रोथेरेपी में हमारे पास अल्ट्रासाउंड है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड में क्या है हमारे पास कि अल्ट्रासाउंड आपको पता है कि हम लोग टू इंटेंसिटी पे जो है, जो लोग करते हैं प्रैक्टिस वगैरह उनको पता होगा कि हम लोग मोस्टली टू इंटेंसिटी पे यूज़ करते हैं, ठीक है। टू इंटेंसिटी पे यूज़ करते हैं और 5 to 10 मिनट्स आप जो है उसको अल्ट्रासाउंड किस एरिया पे करेंगे? इस एरिया में, ठीक है। उसको पेन और स्वेलिंग इस एरिया में होगी, मतलब यू कंसीडर इट फुट एंड ये आपकी हील है, ठीक है। तो आप हील के इस एरिया में जो है आप उसको
करेंगे अल्ट्रासाउंड, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड से क्या होता है, अल्ट्रासाउंड का बेनिफिट ये है कि आपको जो है वो आपकी पेन रिलीफ होगी, इन्फ्लामेशन कम होगी, ठीक है। उसके अलावा आप फोनोफ्रेसिस करवा सकते हैं, आइंडोफ्रेसिस करवा सकते हैं, ठीक है। फोनोफ्रेसिस क्या है कि ये एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट्स के मतलब फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स के तौर पर यूज़ होता है, ठीक है। आइंडोफ्रेसिस भी जो है हमारे पास स्किन की परमेलेबिलिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये बात होगी अब हमारे पास इलेक्ट्रोथेरेपी की मोडालिटीज़ की जो हम लोगों ने यूज़ करनी है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि अल्ट्रासाउंड, लेकिन हम लोग जो मोस्टली यूज़ करते हैं वो अल्ट्रासाउंड ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास आते हैं स्ट्रेचिंग, ठीक है। तो अब हमारे पास जब पेशेंट आता है प्लांटर fasciitis का, तो हम उसको स्ट्रेचिंग करवाते हैं, काफ की स्ट्रेचिंग। लाइक इफ़ यू कंसीडर इट, ये आपका जो है वो काफ मसल है, ठीक है। ये आपका फुट है, ठीक है। तो आप इसको जो है ना यहाँ से जो है एक स्ट्रेच देते हैं, ठीक है। ये आप इसको स्ट्रेच देते हैं तो आपके जो नीचे काफ के मसल है ना, इनमें स्ट्रेच आता है, ठीक है। काफ के मसल्स में स्ट्रेच आता है, ठीक है। क्योंकि जो अगर आपके मसल टाइट हैं काफ मसल के, तो वो इसके थ्रू जो है वो जो है स्ट्रेच देने से जो है वो उनका ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो दूसरा है हमारे पास प्लांटर फेशिया का स्पेसिफिक स्ट्रेच। वो क्या होता है कि आप सिटिंग पोजीशन में बैठ के आप लोग अपने जो टो है, ये वाला जो टो होता है फुट का, यू कंसीडर इट फुट, एंड ये टो है, ठीक है। तो टो में क्या होता है हमारे पास कि आप इसको ये स्ट्रेच देते हो, ठीक है। ये स्ट्रेच देते हो और पुलिंग टोस बैक, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक स्ट्रेच है जो आप प्लांटर fasciitis के पेशेंट्स में दे सकते हैं, ठीक है। सो अब बात करते हैं टेपिंग। हम लोग टेपिंग भी यूज़ कर सकते हैं प्लांटर फेशिया में fasciitis में। उसका ये है कि वो सिर्फ जो है आपके पास पेन रिलीव करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ पेन को रिलीव करने के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लो एज टेपिंग या कैल्केनियो टेपिंग होती है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे अप्लाई करते हैं मैं आपको वो भी बताऊंगी कि यू कंसीडर इट फुट, ठीक है। तो इसमें आपके पास ये लाइन होती है, ठीक है, और आप इसको ये क्रॉस हील को कवर अप नहीं करना, हील की जो साइड्स हैं उनको कवर अप करना है, ठीक है। तो ये क्रॉस में जो है हमारे पास ये टेपिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है हमारे पास जो है सिर्फ और सिर्फ अगर पेशेंट पेन के साथ है, बहुत स्वेयर पेन के साथ है, तो ये ज़रा उसको पेन को उसकी रिलीव कर सकती है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास हैं ऑर्थोटिक डिवाइसेस। ऑर्थोटिक डिवाइसेस हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वो हम लोग क्यों करते हैं कि जो हमारे पास एक्सेसिव फूड, मैंने बात की थी जो है सबटेलर ज्वाइंट की, जो हमारे पास प्रोनेशन में चला जाता है, ठीक है। तो उसकी कैन वी यूज हाँ जी। तो हम लोग बात कर रहे थे कि ऑर्थोटिक डिवाइसेस हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्री फैब्रिकेटेड और कस्टम मेड जो हमारे पास ऑर्थोटिक्स होते हैं वो लोग हम यूज़ करते हैं प्लांटर fasciitis में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा प्रोनेशन में गया होता है सबटेलर ज्वाइंट, वो जो है उसको एक्सेसिव जो हमारी प्रोनेशन हो चुकी होती है उसको वो ठीक करता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग एक और बात करने लगी हूँ मैं, ट्रिगर पॉइंट्स। ट्रिगर पॉइंट्स क्या होता है कि हमारे पास पेशेंट आया और वो कह रहा है कि मेरी हील में पेन हो रही है, ठीक है। तो हील में अगर पेन है तो वो ज़रूरी तो नहीं है कि वो प्लांटर फेशिया की इन्फ्लामेशन की वजह से हो रही है, ठीक है। तो आपने पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन किया पेशेंट का और आपको पता चला कि पेशेंट के जो काफ मसल हैं वो काफ़ी उनमें ट्रिगर पॉइंट्स बने हुए, ठीक है। ट्रिगर पॉइंट्स अब कुछ बच्चों को नहीं पता होगा तो वो थोड़ी सी जगह हार्ड सी होती है, ठीक है। जो मोस्टली जो हमारे पास काफ मसल की बैली होती है, बल्क बैली होती है, उसके मिड में जो है वो ट्रिगर पॉइंट्स बनते हैं। तो उसकी वजह से भी जो है वो पेन जो है वो हील आपकी जो हील है उसमें जा सकती है। तो वो हम क्या करते हैं कि उसके पेशेंट के जो अगर हम ट्रिगर पॉइंट्स जब रिलीज करते हैं तो पेशेंट कहता है कि मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ गया, मतलब मेरी हील पेन जो थी वो काफ़ी ठीक हो गई है। तो हम उसको कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे उसको। तो ये है कि आप उसको हमारे पास हम मोस्टली जो होता है वो थंब के ज़रिए करते हैं, ठीक है। थंब में हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास पेशेंट बहुत बल्क है और मतलब ये इतने प्रेशर से तो उसका ट्रिगर पॉइंट नहीं रिलीज होगा, ठीक है।
क्योंकि हमने उसको डीप प्रेशर और फ्रिक्शन के साथ जो है हमने उसको करवाना है। तो क्या होगा कि आप अपने जो एल्बो है उसको भी उसके इस पॉइंट पे जो है फ्रिक्शन दे सकते हैं, उसको फ्रिक्शन डीप प्रेशर के साथ फ्रिक्शन दे सकते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में, तो आपका जो है ट्रिगर पॉइंट्स रिलीज हो जाएंगे। ठीक है। तो और दूसरी बात यह है कि हमारे पास पेशेंट जो मोस्टली जो होते हैं 6 मंथ से ज़्यादा जिनको हो जाता है, उनको हम जो है वो नाइट सप्लीमेंट्स भी यूज़ करवाते हैं। क्यों करवाते हैं कि उनमें वो ही बात कि एक्सेसिव सबटेलर जॉइंट जो हैं हमारे, उनमें प्रोनेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो नाइट सप्लीमेंट लगाने का क्या मकसद होता है कि वो उसके फुट को न्यूट्रल पोजीशन में रखता है। ठीक है। और जो है उसको थोड़ी सी स्लाइड एक्सटेंशन में रखता है। ठीक है। और दूसरी बात, इंजेक्शन इंजेक्शन भी हम लोग ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। वो कैसे करते हैं कि हम लोग स्टेरॉइड इंजेक्शन जो है वो यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हमारे पास पेशेंट बहुत स्वेयर कंडीशन के साथ आता है, बहुत स्वेयर पेन के साथ आता है, तो वो जो है वो कोई ट्रीटमेंट हमें नहीं करने देता, तो वो हम उसको स्टेरॉइड इंजेक्शन का यूज़ करवाते हैं। तो रेफ़र करते हैं उसको। तो लेकिन अगर हम इसको ज़्यादा नहीं करवा सकते, क्योंकि उसमें जो है आपके प्लांटर फेशिया को रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है। तो और ये बहुत ही स्वेयर कंडीशन में होता है, जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्वेयर पेन होती है, तो तब हम जो है उसको इंजेक्शन को कहते हैं कि आप इंजेक्शन का जो है वो यूज़ करें। ठीक है। और सबसे लास्ट चीज़ है सर्जरी। ठीक है। सर्जरी में क्या है कि हमारे पास पेशेंट को हमने बहुत सारे ट्रीटमेंट कर लिए, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हो गया, इलेक्ट्रोथेरेपी हो गई, सारा कुछ नाइट सप्लीमेंट, ऑर्थोटिक डिवाइसेस, सब कुछ हो गया, स्ट्रेचिंग भी कर ली, सारा कुछ कर लिया, लेकिन आराम नहीं आ रहा। ठीक है। मजीद उसको सेशन देने के बावजूद भी उसको आराम नहीं आ रहा, और पेशेंट को स्वेयर पेन है। ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं कि लास्ट जो हमारे पास ऑप्शन बचती है वो है सर्जरी। ठीक है। तो सर्जरी में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा प्लांटर फेशिया इसके साथ अटैच होता है, हम उसको डी अटैच कर देते हैं। ठीक है। जब उसको डी अटैच कर देंगे तो उसकी पेन रिलीफ हो जाएगी। ठीक है। और लास्ट में ये है कि आपको जो है मैं लाइफ स्टाइल बताऊंगी कि हम कौन सी लाइफ स्टाइल अपनाने से जो है हमारे पास प्लांटर फेशियाटिस जो है से जो है हम लोग बच सकते हैं। वो ये कि हमारे पास जो है प्लांटर फेशियाटिस के जो पेशेंट्स होते हैं ना, मोस्टली जो लेडीज़ होती हैं वो हाई हील्स यूज़ करती हैं। ठीक है। तो हाई हील्स की वजह से जो है हमारे पास पेशेंट जो है वो रिपीटेटिव स्ट्रेस की वजह से, स्ट्रेचिंग की वजह से जो है वो टीयर आ जाता है, तो उसकी वजह से जो है वो प्लांटर फेशिया फेशियाटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो हमें इन जो है हाई हील से जो है हमें अवॉइड करना चाहिए। दूसरा ये कि अगर हमारा वेट ज़्यादा है तो हमें वेट को जो है नॉर्मल करना चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास अगर अगर हमारे पास फूट जो है हम लोग अगर कोई शूज़ यूज़ कर रहे हैं, इस तरह के कर रहे हैं कि मतलब उनकी आर्ट जो है वो सपोर्टिव नहीं है, पुअर है, तो वो आप उसको चेंज कर लें। ठीक है। आपकी जो सोल है वो सॉफ्ट होनी चाहिए। ठीक है। और दूसरा ये है कि वो सपोर्टिव आर्च होनी चाहिए। ठीक है। और अगर आपके पास पेशेंट मतलब घर में है, आप लोग को पेन हो रही है, तो आप आइसिंग और रेस्ट से जो है ना उसको कवर अप कर सकते हैं। ठीक है। ये था मेरा लेक्चर अबाउट प्लांटर फिशियटिस। और मैं इसको जो है, किसी का कोई क्वेश्चन या किसी को किसी पॉइंट की कुछ समझ ना आई हो तो वो मुझे बताए, मैं उसको दोबारा रिपीट कर दूँगी। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे कमेंट्स में बता सकता है कि किसी को किसी पॉइंट की समझ ना आई हो। ओके, मैं एक समरी जो है वो डिस्क्राइब कर देती हूँ, छोटी सी समरी 5 मिनट्स की, कि हमने क्या आज जो है डिस्कस किया प्लांटर फेशियाटिस के बारे में। हमने सबसे पहले पढ़ा कि प्लांटर फेशिया क्या होता है। ठीक है। दिस इज द थिक कनेक्टिव टिश्यू विच इज अटैच्ड टू ब्रोसिटी टू मेटाटार्सल बोन। ठीक है। ये एक बो स्ट्रिंग शेप में होता है। ठीक है। जो बो स्ट्रिंग का मतलब होता है कि 2 एंड्स के साथ ज्वाइन हुआ हुआ है। ठीक है। और दूसरा ये कि अब हमने इसको बताया कि प्लांटर फेशियाटिस क्या होता है, कि जब हमारे यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है तो हम उसको कहते हैं प्लांटर फिशियटिस। ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, हम लोगों ने पढ़ा कि ये इसमें पेन होती है, स्वेलिंग होती है, रेडनेस हो जाती है और टेम्परेचर हाई हो जाता है। ठीक है। तो दूसरी बात हमारे पास कॉजेज थी कि कॉजेज में हमारे पास टाइटनेस हो सकती है कॉफ मसल की, हमें कोई रिपीटेटिव स्ट्रेस की वजह से ये हो सकता है। ठीक है।
हमारे टिबियालिस पोस्टीरियर जो मसल है वो वीक हो सकते हैं, ठीक है। रिपीट, क्या क्या रिपीट मतलब कोई स्पेसिफिक पॉइंट या? चलिए मैं कर रही हूँ, आपका सारा हो जाएगा, ठीक है। तो रिस्क रिस्क फैक्टर की बात की मैंने, 7 रिस्क फैक्टर हैं, 7 रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से वो एज है, वो एक्सरसाइज है, वो जो हमारे पास डाइट एक्चुअली स्टैंडर्ड भी होते हैं, फुट मैकेनिक्स अगर हमारी अच्छी नहीं है, अगर हम ओबेसिटी है, ऑक्यूपेशन है, या शूज़ की जो आर्च है वो अच्छी नहीं है, ठीक है। तो दूसरा ये कि हमारे पास कॉम्प्लिकेशन से अगर पेशेंट जो है वो खुद ही अपने आप को पेन को जो है वो एक्यूट से जो है वो क्रॉनिक की तरफ लेकर जा रहा है, तो वो कॉम्प्लिकेशंस होगी, उसकी गेट जो है वो अब नॉर्मल होगी, ठीक है। और डायग्नोसिस में आपको बताया था कि मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन, ये अगर आप दो अच्छे तरीके से करेंगे, अगर आपकी असेसमेंट अच्छी होगी ना, तो आपका डायग्नोसिस जो ट्रीटमेंट है, सॉरी, वो अच्छा होगा, ठीक है। अगर आपने डायग्नोसिस अच्छा नहीं बनाया, आपकी असेसमेंट अच्छी नहीं है, तो आपका जो ट्रीटमेंट है वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपका जो डायग्नोसिस है उसी की बेस पे आपने ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। तो ये जो मेन चीज़ है कि आपको असेसमेंट और डायग्नोसिस आना चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि जो प्लांटर fasciitis का पेशेंट या कोई हील पेन का पेशेंट है, वो किस वजह से उसको हो रही है, वो क्या वजह कि उसके मसल में पेन है, या उसकी वाकई में इसको प्लांटर फेशिया का इशू है, या किस वजह से उसको हो रही है, ये आपने जो है वो डायग्नोस करना है, ठीक है। तो ये दिस इज द मेन थिंग, ठीक है। ट्रीटमेंट में आपको बताया कि एक्यूट कंडीशन है, क्रॉनिक कंडीशन, ठीक है। एक्यूट कंडीशन में क्या होगा कि एक्यूट कंडीशन में क्या होगा कि हमारे पास हम लोग रेस्ट और आइसिंग करवाएंगे पेशेंट को, ठीक है। उससे जो है वो कुछ ही महीनों में उसका ठीक हो जाएगा, अगर उसको वो 2 टाइम्स अ डे जो है अगर उसको यूज़ करता है तो उसका ठीक हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग फिजिकल थेरेपी की बात करें, तो हमारे पास जो है हम इलेक्ट्रोथेरेपी करवा सकते हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड होगी, ठीक है, काफ की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, और हम उसकी भी जो है मैनुअल थेरेपी भी कर सकते हैं, ठीक है। मैनुअल थेरेपी में हमारे पास क्या है, हमारे पास मैनुअल थेरेपी में आप उसको ग्लाइड्स दे सकते हैं, ठीक है। और जो आपका इंटीरियर जो आपकी प्रोनेशन हो चुकी है उसको आप लेटरल ग्लाइड देंगे, ठीक है। अगर आप अपना फुट का करके देखें, आपको पता चलेगा कि क्योंकि आपका ये मीडियल साइड पे होता है, मीडियल साइड पे होगा, तो आपका जो थेरेपिस्ट होगा वो उसको लेटरल साइड पे ग्लाइड देगा, आपकी जो प्रोनेशन हो चुकी है, जो आपकी इवर्जन हो चुकी है, वो उसको ठीक करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और टेपिंग था इसके अलावा, मैं सर्जरी रिपीट कर दें। हाँ जी, किसी का क्वेश्चन है कि जो अल्ट्रासाउंड है वो एग्जैक्ट जो है उसी एरिया में यूज़ करते हैं। देखें, आपको अगर अब हमारे पास फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट आता है, ठीक है, वो कहता है कि मुझे इस एरिया में पेन है, ठीक है, इस एरिया में पेन है, तो आप उसको इस एरिया में ही करोगे, ठीक है, इस एरिया में ही करोगे आप, मतलब उसके सराउंडिंग में भी थोड़ा थोड़ा जाओ, लेकिन जो आपका मेन फोकस होगा वो आपका शोल्डर होगा, ठीक है। अब अगर उस पेशेंट को प्लांटर fasciitis है और उसको इस वो आपको बताएगा कि मुझे इस एरिया में पेन है, तो क्या होगा कि आप उसको इस एरिया में करोगे, आप सराउंडिंग में भी जा सकते हो, लेकिन आपका जो मेन फोकस होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। और आपका जो अल्ट्रासाउंड होती है ना, वो आपने बिल्कुल ही स्लोली स्लोली, मोस्टली जो थेरेपिस्ट होते हैं ना वो बहुत जल्दी जल्दी ऐसे से करते हैं, नहीं, डीप आपकी थोड़ी सी, थोड़ा सा उसको डीप करके, और जो है उसको आप 8 फिगर में, ठीक है, जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाली जो है मूवमेंट, इसमें भी आप उसकी कर सकते हैं, ठीक है। वो आप मजीद प्रैक्टिस जब आप क्लिनिक्स वगैरह पे जाओगे तो वो सबको आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत आसान है, ठीक है। तो ट्रिगर पॉइंट्स की मैंने बात की थी कि अगर कोई काफ मसल में जो है हमारे पास जो है अगर हो जाएगा, तो वो क्या होगा, मतलब आपका यहाँ पे हुआ है, टाइट है, या उसके यहाँ ट्रिगर पॉइंट्स बने हुए हैं, तो उसको आप रिलीज करोगे, ठीक है। नाइट स्प्लिंट था कि आप उसको कर सकते हो, नाइट स्प्लिंट प्रोनेशन अगर ज़्यादा है तो उसके आप एक्सेसिव प्रोनेशन की वजह से जो है आपको बिल्कुल उसको एग्जैक्ट नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए जो है आप उसको यूज़ कर सकते हो। इंजेक्शन मैंने बताया था कि पेशेंट अगर स्वेयर कंडीशन के साथ आया तो आप जो है उसको क्या नाम है, स्टेरॉइड के इंजेक्शन हम देते हैं, इसलिए कि आपका जो है वो जो पेन है, स्फेयर पेन है, उसको कम कर सकें, ठीक है। लेकिन इसको ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि इसकी वजह से हमारे जो फेशिया है, जो हमारे सॉफ्ट टिश्यू हैं, ये वीक हो सकते हैं, और जिसकी वजह से इनमें रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है।
तो इस चीज़ को अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप स्टेरॉइड ज़्यादा देंगे तो उसके मसल वीक हो जाएंगे या उसके जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं वो वीक हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो है उसमें टीयर आ सकता है। ठीक है, तो वो मजीद जो है वो कॉम्प्लिकेशंस करेंगे। ठीक है, और सर्जरी का मैंने ये बताया था कि सर्जरी में जो है, किसी ने यहाँ पे भी पूछा है कि सर्जरी का पॉइंट रिपीट कर दें। तो इसमें यह है कि आपके पास जो आपका यहाँ पे अटैचमेंट हुई होती है ना मीडियल प्रोसेस पे, ठीक है, कैल्केनियस ट्यूबरोसिटी पे, यहाँ पे जो आपके इसको हम डी अटैच कर देते हैं, ठीक है, सर्जरी के थ्रू। और ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है, मतलब कि वैसे ही आप अगर क्रोनिक कंडीशन के साथ भी आए तो हम इलेक्ट्रोथेरेपी से और इस तरह जो है जो स्ट्रेचिंग और मैनुअल थेरेपी इस तरह की चीज़ों से ऑलमोस्ट पेशेंट ठीक हो जाता है। ठीक है, ये बहुत ही, मैंने आपको क्योंकि मैं चाह रही थी कि आपको सारा कुछ इसका ट्रीटमेंट बताऊं कि ये ए टू जेड इसमें होता क्या है। अगर बहुत स्वेयर भी आए, बहुत स्वेयर में यही होता है कि हम उसको स्टेरॉइड इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, और दूसरा उसमें ये है कि हम उसको सर्जरी करवाते हैं उसकी। ठीक है, तो सर्जरी में उसको हम डी अटैच कर देते हैं ताकि जो है उसमें वो हो सके, उसका जो है वो पेन रिलीफ हो जाती है। ठीक है, और उसके अलावा जो है लाइफस्टाइल अपना चेंज करें, वेट अगर आपका ज़्यादा है तो उसको कम करें, और उसके अलावा जो है आपका वेट वेट को कम करें, और शूज़ आपके इस तरह होने चाहिए कि आप उसकी वजह से आपके पाँव पे या कहीं भी जो है ना वो स्ट्रेस ना आए। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन मैंने अब दोबारा रिपीट कर दिया। ठीक है, ट्रीटमेंट में हम लोग फिजिकल थेरेपी कर सकते हैं। आई अगेन रिपीट जो है वो मैं कर रही हूँ सारे पॉइंट्स, ताकि आपके जहन में बैठ जाए कि इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज, ठीक है, स्ट्रेचिंग, मैनुअल थेरेपी, टेपिंग, ठीक है, टेपिंग और ऑर्थोटिक डिवाइसेस। ठीक है, ये हम लोग टेपिंग और नाइट से प्लेन्स, ठीक है, ये मेन चीज़ें हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, और किसी का क्वेश्चन है कि मैम ग्लाइड्स कैसे देंगे हील पे। बेटा ये है कि अब मैं फुट तो नहीं है इधर, लेकिन मैं जस्ट आपको आप उसको इमेजिन करो कि ये आपकी हील है। ठीक है, लेट्स सपोज कि ये आपकी पाँव की हील है। ठीक है, और ये आपका जो मीडियल साइड पे ना ये ऐसे प्रोनेशन हो जाती है। ठीक है, ऐसे जो प्लांटर fasciitis का पेशेंट है ना उसकी ऐसे प्रोनेशन हुई होती है, उसके जो टोज होते हैं ना वो बाहर की तरफ आए होते हैं, इवर्जन हुई होती है फुट की। ठीक है, तो उस पर क्या होता है कि आपका जो है आप उसको, जो आपका फिजियोथेरापिस्ट है वो लेटरल ग्लाइड देता है। समझ आइए, ये लेटरल ग्लाइड, अब मैं तो उसको नहीं कर सकती, लेकिन अगर ये ऐसे लेटरल ग्लाइड देता है कि उसकी जो पोजीशन, उसकी जो अब नॉर्मल पोजीशन है उसको नॉर्मल पोजीशन लाने में उसकी कोशिश करता है। किसी और का कोई क्वेश्चन? सबको सब क्लियर है? किसी को कुछ समझ ना आई हो तो वो मेरे से पूछ सकता है, किसी भी पॉइंट से कहीं से भी मुझसे पूछ सकता है। And this is the last webinar of the virtual learning week, and I'm very thankful to all my respected doctors who cooperate with us, and my team members who also cooperate with me. एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो वर्चुअल लर्निंग का जो हमारा सेशन था पूरे वीक का वो बहुत अच्छा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के जो डॉक्टर्स थे, जो स्पीकर्स थे, वो 40,000 जो पीपल से ज़्यादा गए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर जो स्पीकर है वो 30,000 जो है पीपलों ने रीच किया हमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज़्यादा सक्सेस है। तो दुआ करें कि अल्लाह जो है वो HPA को और कामयाबी अता फरमाए, और हम इसी तरह आपकी खिदमत करते रहें। ठीक है, और आप हमारे साथ इन टच रहा करें, और जो है हमें सपोर्ट किया करें। इंशाल्लाह हम आपके लिए फ्री इंटर्नशिप का जो है कल 21 है कल, और उसका टेस्ट है, और 11 सिटीज़ में हम लोग शुरू करवा रहे हैं। पहले क्वाइटा और जो है फैसलाबाद में हो रही है, और अब 11 सिटीज़ में हम लोग मेजर सिटीज़ जो हैं पाकिस्तान की उनके हम लोग 21 जो कल है उसको जो है हम लोगों ने
कर सकते हैं। किसी का क्वेश्चन है कि असेसमेंट कैसी होगी प्लांटर फिशर्टिस की, तो मैंने पहले भी बताया कि आपके पास पेशेंट आया है तो आपने उसको देखना है कि उसको पेन जो है वो लोकलाइज है या रेडिएट कर रही है, ये चीज़ आपने देखनी है, ठीक है। तो अगर पेशेंट को पेन रेडिएट कर रही है कि वो, तो हो सकता है वो नर्व का इशू हो, क्योंकि जो नर्व है उसमें हमेशा जो है वो पेन रेडिएट करती है, ठीक है। जो प्लांटर फिशर्टिस का आपके पास पेशेंट आएगा उसको टेंडरनेस और लोकलाइज पेन होगी, ठीक है। और एक्सरे मैंने बताया था कि एक्सरे हम लोग जो है वो मज़ीद उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए करते हैं कि हमारे पास जो प्लांटर फिशर्टिस का पेशेंट है वो मतलब कुछ होते हैं जिनको स्ट्रेस, जो हमारा फ्रैक्चर है उसमें जो स्ट्रेस आता है उसकी वजह से भी हमारी हील में पेन हो रही होती है, तो वो भी वजह हो सकती है। तो वो हम तभी पता चलेगा हमें जब हम पेशेंट की का एक्सरे या एमआरआई करवाएंगे। किसी का कोई और क्वेश्चन? मोडेलिटीज़ में क्या देंगे? मोडेलिटीज़ में मैंने बताया है कि हम लोग अल्ट्रासाउंड यूज़ कर सकते हैं। देखें, टेंस जो एप्लीकेशन, ये भी किसी ने पूछा था कि टेंस क्यों, किस लिए टेंस जो होता है ना वो हमारी जो है स्टिमुलेशन, जो नर्व की स्टिमुलेशन होती है उसको जो स्टिमुलेट करने के लिए नर्व होता है ना, हमारी नर्व कोई जो ही हम शोल्डर में भी मोस्टली हम लोग जो यार मतलब करते हैं ना डायग्नोसिस, जो सॉरी क्लिनिक में हम लोग यूज़ करते हैं वो यही होता है, हमारे पास हॉट पैक होते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है और टेंस होता है, ठीक है। और अल्ट्रासाउंड हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, ठीक है। टेंस हम इसलिए यूज़ करते हैं कि नर्व की स्टिमुलेशन कर सकें, ठीक है। और जो हमारे पास होते हैं हॉट पैक होता है वो हम जो है वो मसल को हीट अप करने के लिए, आपको पता ही है, ठीक है। तो मसल जब हीट अप होता है तो उसकी रिलैक्सेशन मसल की हो जाती है और वो जो इजीली जो है हमारे पास वो उसको परमिबिलिटी जो स्किन की होती है वो बढ़ जाती है उसकी वजह से। किसी का कोई और क्वेश्चन? और हमारे जो है 3 वीक्स, विद इन 3 वीक्स में जो है हमारे 5 से 8 जो है वो जो किए हैं वो व्यूज मतलब फॉलोअर्स हो चुके हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। किसी का कोई और क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, तो फिर मैं इसको एंड करूं। इज देयर एनी क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई ट्रीटमेंट असेसमेंट किसी के बारे में, तो वो मेरे से पूछ सकता है। कोई कॉजेज समझ नहीं आई या जो कुछ भी कहीं से भी कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया मैं उसको रिपीट कर दूंगी, लेकिन मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर क्लियर है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं कि क्लियर है। योर नेम? माय नेम इज़ डॉक्टर हलीमा सादिया। ओके, अब मैं इसको एंड करने लगी हूँ क्योंकि आप मुझे, किसी का मुझे इस तरह का कोई कमेंट नहीं मिला कि हमें ये समझ नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच। मैंने तो मतलब कोशिश की आपको पूरा समझाने की कि कुछ पॉइंट रह ना गया हो, तो फिर भी अगर कोई आपको कोई पॉइंट आपके कोई अगर आपके माइंड में कोई चीज़ है तो आप पूछ सकते हैं।
ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच। और अगर किसी को कुछ और भी पूछना होगा तो वो कमेंट्स में मेरे से पूछ सकता है, कमेंट कर दे, मैं उसके बाद उसका रिप्लाई कर दूँगी।